नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से वार्ता करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार में उच्च स्तर के पदों के लिए निजी क्षेत्र के 31 विशेषज्ञों का चयन किया। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 93 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के लिए 974 कनाल से अधिक भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी। श्रीनगर के नातीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मार गिराया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आसियान से बाधाएं हटाने और तीसरे पक्ष द्वारा मुक्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग रोकने का आग्रह किया। विश्व के 136 देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% कॉरपोरेट कर लगाने की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। अफगानिस्तान के कुंदूज में शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमले में 100 लोग मारे गए। इस्लामिक स्टेट खुरासान गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से हराया, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। सुश्री फ्रेडरिक्सन 3 दिन की भारत यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हरित रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के प्रगति का समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। पिछले साल 28 सितंबर को आयोजित आभासी सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी। भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंध हैं। भारत में 200 से अधिक डेनमार्क की कंपनियां मौजूद हैं और डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियों की उपस्थिति है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के इस यात्रा से भारत और डेनमार्क के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के रूप में अनुबंध और प्रतिनियुक्ति आधार पर कुल 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। इनमें से 3 का चयन संयुक्त सचिव और 19 का निदेशक पद के लिए किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिसंबर 2020 और इस वर्ष फरवरी में संघ लोक सेवा आयोग से कई मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पद के लिए अनुबंध आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों के चयन का अनुरोध किया था। आयोग ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। जवाब में संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए 295, निदेशक स्तर के लिए 1247 और उप सचिव स्तर के लिए 489 आवेदन मिले। आयोग ने साक्षात्कार के लिए 231 उम्मीदवारों को बुलाया। साक्षात्कार 27 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच हुए। कोयला मंत्रालय 12 अक्टूबर को 40 नई कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। इस नीलामी में पिछले दौर की नीलामी में बची कोयला खदानें भी शामिल होंगी।
कोयले के नए ब्लॉकों की नीलामी से देश में कोयले के आयात को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अकादमिक क्षेत्र में वापस लौटने का निर्णय लिया है। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि देश सेवा का अवसर मिलना उनका सौभाग्य रहा। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि उन्हें सरकार से बहुत प्रोत्साहन और समर्थन मिला। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि उन्हें अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक प्रेरक नेता नहीं मिला। आर्थिक नीतियों की उनकी सहज समझ नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के उनके दृढ़ संकल्प में सहायक है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमेशा उन्हें समर्थन और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत में कोविड टीकाकरण के तहत 93 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 67 करोड़ 74 लाख 99 हजार से अधिक लोग पहला टीका, जबकि 26 करोड़ 18 लाख से अधिक लोग दोनों टीके लगवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 71 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। देश में सबसे ज्यादा संवेदनशील जनसंख्या समूहों को कोरोना संक्रमण से बचाव के बेहतर उपाय के रूप में टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस अभियान की उच्चतम स्तर पर निगरानी भी की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण के नियंत्रण का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत कोविड रोधी टीकाकरण में गति लाने के प्रयासों में कवच कुंडल अभियान भी शामिल है। ये अभियान 14 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य जनस्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने महाराष्ट्र के सभी नगर आयुक्तों को कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कवच कुंडल अभियान को लागू करने का निर्देश दिया है। श्री व्यास ने कहा कि इस प्रयास के सार्थक परिणाम की आवश्यकता है, इसलिए सभी नगर निगमों को टीकाकरण के लिए जोनल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने सभी नगर आयुक्तों को राज्य के राजस्व, शिक्षा और बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को टीकाकरण कार्य में शामिल करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि कोरोना के टीका के स्टॉक उपलब्धता की जांच करें और शेष दिनों के टीकाकरण की योजना बनाएं। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर में जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के लिए 974 कनाल से अधिक भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थानांतरित की जाएगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कल हुई एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू के गांव रख रायपुर में 974 कनाल से अधिक की राज्य भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निःशुल्क स्थानांतरित करने के पक्ष में स्वीकृति दे दी है। इस नए टर्मिनल की स्थापना से हवाई यातायात को संभालने में जम्मू हवाई अड्डे की क्षमता में निस्संदेह ही उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह निर्णय भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास को पूर्ण तरीके से बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है, ताकि अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस बोली के तहत 15,300 करोड़ रुपए ऋण चुकाने के रूप में और 2,700 करोड़ रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे। श्री पांडे ने बताया कि एयर इंडिया और इसकी सहयोगी इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% हिस्सेदारी के अलावा टाटा सन्स को एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देने वाली कंपनी एयर इंडिया
सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में भी 50% हिस्सेदारी मिलेगी। Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. The second bidder was consortium led by Shri Ajay Singh. So, Thales Private Limited, which is basically Tata Sons SPV, has emerged as a successful bidder for the sale of equity shareholding of GOI in Air India, in AIXL, which is a subsidiary of Air India as a part of this transaction. Now, going forward from this, a letter of intent will be issued and SPA will be signed with successful bidder. 4 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक में इस सौदे को मंजूरी दी गई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण होने से पहले इसका परिचालन टाटा समूह के पास ही था। 1932 में प्रसिद्ध उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। 1938 में एयर इंडिया ने यात्री सेवाओं का विस्तार करके अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की शुरुआत की। कोलंबो को अपनी गंतव्य सूची में जोड़ने के साथ एयरलाइंस का नाम बदलकर टाटा एयर सर्विसेज और बाद में टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के सपोर्ट मिशन के लिए उड़ान भरी और युद्ध समाप्त होने के बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। केंद्र सरकार ने जल्द ही एयर इंडिया में अपनी रुचि दिखाई और उसमें 49% हिस्सेदारी खरीद ली। 1953 में सरकार ने टाटा सन्स से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बाद में लगातार बढ़ते घाटे के कारण सरकार ने एयर इंडिया की विनिवेश करने की योजना तैयार की। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार के लोक संपर्क कार्यक्रम के तहत डॉक्टर मुरुगन कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन आज अवंतीपोरा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्थापित RAS का उद्घाटन करने वाले हैं। बाद में वे दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बातचीत करने के अतिरिक्त जिले में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मंत्री कल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में ट्राउट मत्स्य पालन परियोजना का भी दौरा करेंगे। सोमवार के दिन डॉक्टर मुरुगन का श्रीनगर में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नातीपोरा इलाके में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। उसकी पहचान शोपिया के आकिब बशीर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने नातीपोरा के निकट पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया और दूसरा भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने से देश को प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। कल गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक महिला स्व सहायता समूह संचालित चाय स्टॉल के उद्घाटन के बाद श्री शाह ने कहा कि कुल्हड़ के इस्तेमाल से गांव में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जिला प्राधिकरणों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रत्येक कामगार और महिला स्वयं सहायता समूह को विद्युत चाक उपलब्ध कराने को कहा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। दोनों नेताओं ने कुल्हड़ में चाय भी पी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर आज इम्फाल पहुंच रहे हैं। वे आज दोपहर बिष्णुपुर जिले के उठलाऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री नड्डा कल इम्फाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटी फ्रेडरिक्सन से वार्ता करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार में उच्च स्तर के पदों के लिए निजी क्षेत्र के 31 विशेषज्ञों का चयन किया। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 93 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के लिए 974 कनाल से अधिक भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी। श्रीनगर के नातीपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मार गिराया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आसियान से बाधाएं हटाने और तीसरे पक्ष द्वारा मुक्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग रोकने का आग्रह किया।
विश्व के 136 देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% कॉरपोरेट कर लगाने की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। अफगानिस्तान के कुंदूज में शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमले में 100 लोग मारे गए। इस्लामिक स्टेट खुरासान गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से हराया, लेकिन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आसियान देशों से गैर शुल्क बाधाएं दूर करने का आग्रह किया है। भारत आसियान व्यापार क्षेत्र के व्यापार मंत्रियों के साथ विशेष अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आसियान के बाहर भी तीसरे पक्ष द्वारा मुक्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। श्री गोयल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल में भारत को आसियान देशों में विशेषकर कृषि और वाहन सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात पर कई प्रतिबंधात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ा। 136 देशों के समूह ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कम से कम 15% कॉरपोरेट कर दर लागू करने की ऐतिहासिक वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से कर नीति में बदलाव की संभावना है। इससे न सिर्फ न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर लागू होगी, बल्कि कंपनियों को वहां भी कर का भुगतान करना होगा जहां वे संचालन कर रही हैं, न कि सिर्फ वहां जहां उनका मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कई वर्षों की असहमति के बाद इस महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है। नई कॉरपोरेट कर दर 2023 से लागू होगी। अफगानिस्तान के कुंदूज में शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमले में 100 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बम विस्फोट कर दिया। कुछ दिन पहले ही काबुल की मस्जिद में हुए हमले में अनेक लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट खुरासान गुट ने कुंदूज हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान ने आत्मघाती हमले की पुष्टि की है, लेकिन मृतकों की संख्या नहीं बताई। अफगानिस्तान की कुल आबादी में लगभग 20% शिया मुसलमान हैं। आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से हरा दिया, लेकिन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। इससे पहले मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद की टीम 8 विकेट पर 193 रन ही बना सकी। उधर दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर रही। अब दिल्ली रविवार को क्वालीफायर 1 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेगी। तीसरे स्थान पर रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सोमवार को एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शानदार संघर्ष की झलक। 9 अक्टूबर महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। वो 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। डॉक्टर किचलू नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य थे, जिसने हजारों विद्यार्थियों और युवा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को कश्मीरी परिवार में हुआ था, जो कि अमृतसर में बस गया था। कुशाग्र बुद्धि किचलू ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक तक पढ़ाई की और जर्मनी से पीएचडी पूरी की। वो कैम्ब्रिज के दिनों से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति आकर्षित होने लगे थे और मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। मजलिस भारतीय छात्रों की एक सोसाइटी थी जो भारत की औपनिवेशिक दुर्दशा पर चर्चा करती थी। इन सभाओं के कारण ही उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। किचलू 1913 में भारत लौट आए और अमृतसर में वकालत करने लगे। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि विदेश से वापस लौटने के बाद राष्ट्र के प्रति डॉक्टर किचलू का समर्पण
और प्रेम बहुत परवान चढ़ा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए। यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए। किचलू महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत सरकार को बगैर कोई मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने का अधिकार मिल गया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस क्रूर कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। 30 मार्च 1919 को उनकी जनसभा में करीब 30,000 लोग जुटे। इस सभा में हुए किचलू के भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि डॉक्टर किचलू बेहद प्रभावशाली वक्ता थे। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर की गलियों में सरकार विरोधी जुलूस निकाला। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में कैद कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। बैठक कभी चल ही रही थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने भीड़ पर 1650 राउंड फायर किया। कांग्रेस के अनुसार उस गोलीबारी में करीब 1000 लोग मारे गए। सरकार ने डॉक्टर किचलू को दिसंबर 1919 में रिहा कर दिया। वे सांप्रदायिक सौहार्द के समर्थक थे और धार्मिक आधार पर विभाजन के विरोधी थे। वो 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। दिल का दौरा पड़ने से 9 अक्टूबर 1963 को डॉक्टर किचलू का निधन हो गया। 9 अक्टूबर के ही दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसिक कारनामा किया था। बिजली या माताजी के नाम से लोकप्रिय सत्यवती देवी को उनके 3 बच्चों के साथ 26 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा का विरोध किया। 9 अक्टूबर 1942 को सुबह 5 बजे उन्होंने साथी कैदियों को एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने महिला जेल पर कांग्रेस का ध्वज लहरा दिया। उन्हें एकांत में रखा गया, लेकिन उनके आंदोलन का परिणाम तब सामने आया जब ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों की दशा सुधारने को तैयार हो गए। सत्यवती देवी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थीं। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत उनके बेटे थे। वे भगत सिंह को अक्सर अपने हाथों से खाना खिलाती थीं। उनके पति लाला अचिंत राम को पंजाब का गांधी भी कहा जाता है। जिस रात राष्ट्रवादी नेता चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर छोड़ा, उस रात वो सत्यवती के घर ही ठहरे थे। 26 अक्टूबर 2010 को उनका निधन हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम इसी महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर रखा गया है। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की अगली कड़ी में कल फिर मिलेंगे। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं।
आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान 23 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने और इन स्थानों पर तापमान 1 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ इन भागों में बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इस क्षेत्र में तापमान 21 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, टाटा सन्स अब एयर इंडिया की नई मालिक होगी, लगभग सभी अखबारों की पहली खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सरकार को टाटा घर लौटे महाराज। दैनिक भास्कर ने रतन टाटा के इन शब्दों को प्रमुखता से दिया है, जेआरडी अगर आज हमारे बीच होते तो बेहद खुश होते, सरकार को भी धन्यवाद देते। बकौल नवभारत टाइम्स, 68 साल बाद फिर टाटा की हुई एयर इंडिया, रतन टाटा बोले वेलकम बैक। वायु सेना दिवस पर कल गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में वायु वीरों के पराक्रम को हिंदुस्तान ने सचित्र देते हुए लिखा है, शौर्य, राफेल मिग मिराज की गर्जना से गूंजा गगन। लोक सत्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को दिया है, वायुसेना के अभियान देश के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय। अमर उजाला की सुर्खी है, 75 लड़ाकू विमानों ने दिखाई ताकत, वायु वीरों ने त्रिशूल, विजय, मेघना जैसी आकृति बनाते हुए हैरत अंगेज करतब दिखाए। उपहार अग्निकांड मामले में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोषी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का यह दावा कि अर्थव्यवस्था अब महामारी के दबाव से बाहर आ चुकी है। अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। कल जारी मौद्रिक नीति में रेपो दर 8वीं बार भी नहीं बदलने को अखबार ने इसके साथ ही दिया है। आईएमपीएस यानी तुरंत भुगतान सेवा से 5 लाख भुगतान, डिजिटल पेमेंट बिना नेट भी नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, जल्द ही बिना इंटरनेट भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के कल समाप्त होने को लोक सत्य ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी को मिले तोहफों में 4 के लिए 1 करोड़ रुपए की बोली लगी। पत्र लिखता है, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के भाले की आखिरी बोली 1.5 करोड़ रही। रूस के 2 पत्रकारों को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा को राजस्थान पत्रिका ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अभिव्यक्ति की आजादी, मारिया देमेत्री को शांति का नोबेल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से वार्ता करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार में उच्च स्तर के पदों के लिए निजी क्षेत्र के 31 विशेषज्ञों का चयन किया। भारत में कोविड टीकाकरण के अभियान के तहत 93 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के लिए 974 कनाल से अधिक भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी। श्रीनगर के नातीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मार गिराया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आसियान से बाधाएं हटाने और तीसरे पक्ष द्वारा मुक्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग रोकने का आग्रह किया। विश्व के 136 देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% कॉर्पोरेट कर लगाने की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से हराया, लेकिन प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।